यह कहानी रजनपुर के एक छोटे से गांव की है जहां खड़क नाम का एक गरीब किसान रहता था। खड़क के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी शालू और एक बेटा अंकित था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। खड़क के पास गांव में अपनी एक जमीन थी जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के शालू से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है। इस बारे में खड़क तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी शालू को आवाज लगाता है। शालू, जरा यहाँ आना तो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। खड़क की आवाज सुनकर शालू वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ शालू, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है हाँ, बोलिए क्या बात है? और तुम्हारी राय जाननी है। सीमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और अंकित के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है, वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ शालू, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है शालू, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह खड़क जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? खड़क की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ खड़क बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा। बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? खड़क फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं, तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो काका। पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। खड़क जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। खड़क अपने घर पहुंचकर शालू को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ शालू, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह खड़क जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए शालू को बोलकर जाता हूँ। शालू, जरा यहाँ आना तो। खड़क को बुलाता सुन शालू वहां आती है। बोली, आपने बुलाया मुझे? हाँ शालू, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और अंकित खाना खाकर सो जाना, ठीक है? पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, अजय अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। खड़क अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है।
खड़क को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही खड़क चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ खड़क सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और शालू खड़क का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख राजू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। अंकित की बात सुनकर शालू अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब शालू देखती है कि खड़गिक अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। शालू जमींदार के घर पहुंचकर उनसे खड़क के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, खड़क कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? खड़क कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि खड़क कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को अजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या, खड़क का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें अजय मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है तभी वहां पास में खड़ी सीमा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं शालू बेटी को लेकर वहां आता हूं। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार शालू को समझाने लगता है। शालू बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से खड़क ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार शालू को लेकर खड़क को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और शालू जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा खड़क बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। शालू खड़क के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही शालू वहां से हट जाती है और वैद्य जी खड़क की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है अजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर खड़क की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर खड़क के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी? ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं वैद्य जी। तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य खड़क की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले अजय को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो शालू बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम खड़क की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और अंकित के लिए कुछ पैसे भेजता रहूँगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। जमींदार फिर वहां से शालू को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां अंकित आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर शालू से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ,
तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला है कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है। तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा बेटा? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी, घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ऐसी बातें सुन शालू भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बना कर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर सीमा अंकित को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब खड़क का ठीक होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह सीमा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ, और खड़क की तबीयत अब कैसी है? काका, खड़क की तबीयत फ़िलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो ज़मीन आपने अजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दे, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और अंकित की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाज़त दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगा, अफसर बनाऊंगी। जमींदार शालू को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में सीमा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है, मुझे लगता है शालू मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो खनक का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं सीमा को मेरी गांव के अंदर वाली ज़मीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है शालू बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाज़त तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नज़दीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और खड़क का दोनों का ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नज़दीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं अंकित की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। खनक का सपना था कि अंकित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अंकित की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार शालू के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ज़रूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। शालू ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे शालू की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती वह थी, अंकित की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। शालू की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच खड़क की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और शालू की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक खड़क को होश आ गया। अजय को होश में आते देख शालू बहुत खुश हो गई। खड़क, तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। शालू, मैंने तुम्हें और अंकित को बहुत परेशान किया। नहीं खड़क, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली, और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है।
खड़क धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने शालू की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। अंकित की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और खड़क का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है दोस्तों। तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।